Good morning, students. Welcome to the 14th lecture of your chapter Sphere, paper third. इस लेक्चर में सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कुछ डेफिनेशंस हैं सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स। हिंदी में कहेंगे हम इसको समाक्ष गोलों का निकाय। सिस्टम मतलब निकाय और कोएक्सियल मतलब समाक्ष। समाक्ष का मीनिंग है कि एक ही अक्ष, कोएक्सियल। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को गो थ्रू हो रहे हैं। गोलों का एक ऐसा निकाय, सिस्टम ऑफ सच स्फीयर्स जिसके कोई भी दो सदस्य गोलों का मूल समतल एक ही हो, इन विच द रेडिकल प्लेन ऑफ एनी टू स्फीयर्स इज सेम, इज कॉल्ड कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। समाक्ष गोलों का निकाय कहलाता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए हमारे पास बहुत सारे स्फीयर्स हैं, है ना, मोर देन टू, दे आर मोर देन टू, और गिनती में मान लीजिए दे आर सेवरल स्फीयर्स, और इन सब स्फीयर्स को हम बोल रहे हैं सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। अब इस सिस्टम के किसी भी दो स्फीयर्स का जब मैं मूल समतल निकालता हूं यानी रेडिकल प्लेन निकालता हूं, तो आई ऑलवेज फाइंड द सेम प्लेन। If this system satisfies this property, then we say that this system is coaxial system of spheres। या ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? समाक्ष गोलों का निकाय। ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है। इसका प्रूफ हमने यहां नहीं दिया है क्योंकि प्रूफ एग्जाम में प्रूफ इज नॉट आस्क्ड। बस इस थ्योरम से आपको एक बात जो सीखनी है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूं। देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इफ वी आर गिवन टू स्फीयर्स S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0 आर एनी टू स्फीयर्स, तब इन दोनों स्फीयर्स की हेल्प से अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूं, कौन सी वाली? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप कोई भी दो इक्वेशन आर्बिट्रली अपनी बुक से उठाकर क्या करें, आप एक स्फीयर की इक्वेशन को आगे लिखें प्लस लैम्डा इनटू सेकंड स्फीयर वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। फिर आप नोट करेंगे कि इस इक्वेशन को लिखने के बाद फिर एक्स स्क्वायर, अगर आप कोई भी दो इक्वेशन अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं, वैसे मैं आपको इसको आगे एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा कि जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है S1, तो इसमें सबसे आगे टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की। S2 में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म्स तो सारे स्फीयर में कॉमन होती है। लेकिन अब इस S2 की जो तीनों टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की, ये लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों के आगे लैम्डा आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, दो एक्स स्क्वायर की टर्म और दो वाई स्क्वायर और दो जेड स्क्वायर की टर्म में से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेना है। तो अब अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लेने के बाद जो इनका कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा 1 प्लस लैम्डा। इसी तरह से मुझे पूरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड की टर्म्स को कॉमन लेना है, कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करना है। फिर ये जो 1 प्लस लैम्डा टर्म आई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस पूरी टर्म में से उससे मुझे इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगाना है। तो जब मैं डिवाइड लगाने के बाद मैं समझ पा रहा हूं, वैसे मैं आपको इसको एग्जांपल लेके भी क्लियर करूंगा कि ये इक्वेशन अगेन एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी। और बी केयरफुल, ये केवल एक स्फीयर को नहीं बल्कि लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए सो मेनी स्फीयर्स को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब क्योंकि इस इक्वेशन में लैम्डा इज पैरामीटर मतलब दैट वैल्यू विच चेंजेस। तो अगर मैं, जो मैंने अभी आपको काम समझाया कि 1 प्लस लैम्डा जो कोफिशिएंट बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का, उससे मैं अगर इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दूं, ठीक है, और फिर लैम्डा की वैल्यू बदल बदल के पुट करूं, तो ये इक्वेशन एवरी टाइम, हर बार हमको एक नए स्फीयर की इक्वेशन को देगी। और इस प्रकार मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्फीयर ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर उनमें से बहुत सारे स्फीयर्स में से किसी भी दो स्फीयर का अगर मैं रेडिकल प्लेन निकालूं, रेडिकल प्लेन कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया।
उससे हर बार मुझे जो प्लेन ऑब्टेन होगा वो प्लेन हर बार सेम ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये सब आपको एक डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है कि अगर वी आर गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स, तब ये एक फॉर्मूला है एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को लिखने का। ठीक है, फिर देखिए आप आगे आगे फिर मैं आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या, ये भी छोटा मोटा आपका एक आर्टिकल है, इसका भी हमको डायरेक्ट ही दिमाग में रखना है कि अगर मेरे पास, देखिए अब ये मैं आपके सामने इक्वेशन आप देख पा रहे हैं। अब इस इक्वेशन के आगे दो बातें लिखी हैं, इसको आप केयरफुली गौर करें। डी के आगे लिखा है कांस्टेंट यानी अचर, यानी डी इज ए फिक्स वैल्यू। ठीक है, लेकिन यू के आगे लिखा है प्राचल मींस पैरामीटर, मतलब यू इज चेंजिंग, जिसको भी हम पैरामीटर बोलते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ ऊपर लैम्डा को पैरामीटर बोला था, तो लैम्डा इज चेंजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन जो है ना, ये ये मोर देन वन इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप u की वैल्यू को चेंज करते हो यहाँ पर, जैसे सपोज मैं u बराबर 1 पुट करूं, फिर 2 पुट करूं, फिर 3 पुट करूं, तो एवरी टाइम दिस टर्म इज चेंजिंग, 2ux term is changing, but d is not changing, d is always same. तो इन दिस वे व्हाट आई कंक्लूड कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मोर देन वन स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आपको जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि ये इक्वेशन चूंकि मोर देन वन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो सिस्टम ऑफ स्फीयर्स है ये कोएक्सियल होता है, इट इज ऑलवेज कोएक्सियल। यानी कि अगर मैं कोई d की वैल्यू चूज कर लूं, मान लीजिए d बराबर मान लीजिए 25, और फिर मैं यहाँ पर u की वैल्यू 1 2 3 4 अलग अलग रख के पुट करूं, आप इसको करके देखिएगा, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे स्फीयर मिलते जाएंगे, उनकी इक्वेशन मिलती जाएगी। फिर आप कोई से भी दो स्फीयर की इक्वेशन को अगर आप घटाओगे यानी सबट्रैक्ट करोगे, तो घटाने पर आप वैसे भी कॉमन सेंस से कह सकते हो कि घटाने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, डी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डी हर इक्वेशन में सेम है। तो क्या मिलेगा अपन को, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन में u बराबर u1 है और दूसरी में u बराबर u2 है, तो घटाने पर क्या मिलेगा, 2x कॉमन u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें u1 माइनस u2 और 2 को हम ले जाएंगे 0 की साइड, तो ये इक्वेशन क्या हमको देगी, x इक्वल टू 0। ठीक है, एंड व्हाट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एक कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स का फॉर्मूला। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x के साथ 2u है, जिसमें u पैरामीटर है और d कांस्टेंट है, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स को लिखने की। ठीक है, फिर इसके बारे में दो बातें ये आप इजीली समझ पाएंगे। एक तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ एनी टू स्फीयर्स इज एक्स एक्सिस, क्योंकि आप देख लीजिए इस तरह के किसी भी स्फीयर का जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि वाई और जेड टर्म इसमें 0 है। तो अगर सब स्फीयर्स के सेंटर एक्स एक्सिस पर हैं, तो वी कैन से दैट द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ ऑल द स्फीयर्स इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। सिमिलरली ये जो मैंने आपको अभी मतलब मेंटली या बोल के बता ही दिया कि इन सिस्टम के किसी भी दो मेंबर्स का रेडिकल प्लेन x इक्वल टू 0 है, विच इज नथिंग बट वाई जेड प्लेन। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल है जिसका मैंने प्रूफ कर रखा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इसको अभी आप छोड़ के सीधे आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, हमको एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है, उस गोले का समीकरण ज्ञात करो। कौन सा गोला, जो कि दो गिवन पॉइंट से जा रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट उस गोले पे लाई करते हैं, स्थित हैं। और जो गोला मुझे निकालना है, आप याद कीजिए जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसको हम कहते हैं अभीष्ट, रिक्वायर्ड। तो अभीष्ट गोला जो है दिए गए दो गोले 1 और 2 को ऑर्थोगोनली काटता है, यानी लंबिक रूप से काटता है। और ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताई है, आपको याद होगा, यस क्या थी,
2u1 u2 plus 2v1 v2 plus 2w1 w2 equals to d1 plus d2। तो देखिए सबसे पहला काम जो हमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करना है कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें एक छोटा सा पेच है। मतलब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के आगे 2 लिखा है कोफिशिएंट में। तो बी केयरफुल, हमारे स्फीयर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो जब भी एप्लीकेबल होंगे जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 को 1 बनाना है। तो कैसे बनेगा बताइए? सिंपल सी बात है, हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए ऐसे एरो करके लिखा है, यानी इस 2 को ही मैंने रीराइट किया है। तो यहाँ पर x/2, यहाँ पर 3/2y और यहाँ 2 हो जाएगा। यानी अब 2 इक्वेशन में इसको कंसीडर करूंगा और ये 1 है। ठीक है, तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं हमेशा, जब भी हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी होती है सबसे पहले हम उस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर बी दिस, इसको मैंने नंबर 3 मान लिया। ओके, तो इसमें मुझे u, v, w और d अननोन है, ये मुझे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा साहब कि ये जो स्फीयर नंबर 3 है इस स्फीयर पर ये दोनों पॉइंट स्थित हैं। क्योंकि ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्वायर्ड स्फीयर इन दोनों पॉइंट से जाता है, यानी कि पास होता है। तो सीधी सादी बात है, देखिए शुरुआत ही मैंने इससे की मेरे सॉल्यूशन की कि देखिए अब इधर इस पेज पर स्फीयर 3 पासेस थ्रू 0 3 0। पहले हम इस पॉइंट को लेते हैं और ये पॉइंट हम इस इक्वेशन नंबर 3 में फिल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में जब मैंने फिल किया तो आई गेट इक्वेशन नंबर 4। ओके, वापस से ये इक्वेशन कैसे आई? इस इक्वेशन नंबर 3 में 0 3 0 पॉइंट मैंने फिल कर दिया। क्यों फिल कर दिया? क्योंकि ये पॉइंट इस स्फीयर का ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। सिमिलरली इसी स्फीयर का अगला पॉइंट है ये -2 -1 -4। अब की बार मैंने ये पॉइंट में फिल कर दिया तो मुझे फिर इक्वेशन नंबर 5 मिल गई। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार तो मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिली, एक बार इक्वेशन नंबर 5 मिली। अब मेरा लॉजिक ये है कि इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में मेरे पास 4 अननोन्स हैं, यानी 4 अज्ञात राशियां हैं u, v, w और d। तो गणित कहती है कि जितनी अज्ञात राशियां हमें ज्ञात करनी होती है उतनी ही समीकरण हमें उन राशियों में चाहिए। यानी कि we need 4 equations involving u, v, w and d, at least 4 equation, उनसे u, v, w, d फाइंड हो जाएगा। तो देखिए सो फार हमको 2 इक्वेशंस 4 और 5 फाइंड हो चुकी है। इसके बाद 2 इक्वेशन और फाइंड करने के लिए अब मेरा लॉजिक चेंज हो गया। कि अभी तक मेरा लॉजिक क्या था? मेरा लॉजिक था कि गिवन स्फीयर, सॉरी रिक्वायर्ड स्फीयर गिवन 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर और पॉइंट से पास हो रहा होता तो हम वापस उन पॉइंट्स को ही फिल करते, लेकिन हमें पॉइंट्स केवल 2 ही नोन है जिनसे स्फीयर पास हो रहा है। अब मेरा लॉजिक ये है कि जो मेरा रिक्वायर्ड स्फीयर था ना साहब, ये 3 नंबर, ये 1 स्फीयर और 2 को दोनों को ऑर्थोगोनली काटता है। ठीक है, तो अब आप देखिए मेरा लॉजिक क्या है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। अगेन स्फीयर 1 एंड 3, एक बार मैं 1 और 3 के ऊपर ये लॉजिक दूंगा, फिर मैं दूंगा 2 और 3 पे यही लॉजिक, तो आगे देंगे अपन। तो देखिए अभी 1 एंड 3 अगर ऑर्थोगोनली काट रहे हैं तो ये कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। इसमें u1 v1 w1 इक्वेशन नंबर स्फीयर नंबर 1 के u v w है। इसी प्रकार u2 v2 w2 कौन होंगे? स्फीयर नंबर 3 के u v w होंगे। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि u1 v1 w1 जो है वो स्फीयर नंबर 3 के u v w है। ध्यान से सुनिए आप। और u2 v2 w2 स्फीयर नंबर 1 के u v w है। सिमिलरली d1 d2। तो आप देखिए कुल मिला के मैंने यहाँ पर स्फीयर नंबर 1 और 3 के लिए u, दोनों के u, दोनों के v, दोनों के w मैंने देखिए यहाँ पुट कर दी है। तो देखिए आप ध्यान से, स्फीयर नंबर 1 में u था, स्फीयर नंबर 3 में u की वैल्यू 1/2 थी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इधर देखिए आप, ये
ठीक है। सिमिलरली सॉरी, स्फीयर नंबर 1 की बात कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर, तो अपन 1 पे देखेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए आप इधर, इस इक्वेशन में x की टर्म क्या है, प्लस x, यानी यहाँ पर u क्या लिखा है, अगर आप यहाँ इस प्लस x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 को कंपेयर करेंगे हम 2u से, तो 2u इक्वल्स टू 1, तो u बराबर 1/2। सिमिलरली यहाँ पर v की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और w की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी w की वैल्यू -3/2 और v की वैल्यू 0, बिकॉज टर्म ऑफ y इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको आती होंगी, तो इसको मैंने यहाँ पुट किया और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 आ गई, देखिए। ठीक है, तो जिस लॉजिक से इक्वेशन नंबर 6 आई, सेम टाइप ऑफ लॉजिक से इक्वेशन नंबर 7 आ रही है। देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 7 कैसे आ रही है, किस लॉजिक से आ रही है, स्फीयर 2 and 3 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो अब आप देखिए, कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 आ चुकी है। ये 4 इक्वेशन मुझे हेल्प करेगी इन u, v, w और d की वैल्यू को फाइंड करने में। तो अब देखिए, इसके बाद तो हमारा काम पूरा मैथमेटिकल है, लेकिन आपको ये काम कोशिश करके पहले सेल्फ करना है। मैंने तो यहाँ कर दिया है, पर आपको इस तरह की 4 इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए आप, मेरा लॉजिक ये है कि इन चारों इक्वेशंस में मुझे d दिख रहा है, 4 में भी दिख रहा है, 5 में भी दिख रहा है, 6 में भी दिख रहा है और 7 में दिख रहा है। तो इन 4 इक्वेशन में से दो को लेकर, टेकिंग 2 एट ए टाइम, मैं ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन करूंगा जिसमें d एब्सेंट हो। जैसे आप देखिए, 4 और 5 में से अगर मुझे ऐसी 4 और 5 से अगर मुझे ऐसी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है जिसमें d नहीं हो, तो मैं नेचुरली इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए मैंने यही किया है। क्या देखिए आप, 4 - 5, इससे इक्वेशन मिल गई, इसको मैंने नाम दे दिया 8th। दिस इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम d। तो इसी प्रकार बाकी 2 काम मैंने किए। देखिए 2 × 6 - 7 का मतलब छठी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से 7 घटाया। ऐसा करने से जो इक्वेशन मिलेगी वो फ्री फ्रॉम d होगी। इसी प्रकार 8 - 9 करने से इक्वेशन मिल गई, नहीं, फिर एलिमिनेटिंग d बिटवीन 4 and 5, इसके लिए मुझे मतलब हर बार मुझे d को हटाने के लिए अलग अलग काम करना पड़ रहा है। देखिए आप, अब देखिए 4 और 6 में से d कैसे हट रहा है, 4 और 6 को ऐड करने से। तो ये आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के जो ऊपर मेरी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7, उससे मैंने इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 ऑब्टेन की बाय कंसीडरिंग द टू इक्वेशन वंस एट अ टाइम। तो इस प्रकार मुझे 2, 8, 9 और 10 नंबर की जो इक्वेशन मिली, दीज इक्वेशन आर फ्री फ्रॉम d। अब इनमें से मैं काम कर रहा हूं u, v, w में से किसी भी एक को एलिमिनेट करने का। तो इन तीनों में से u को एलिमिनेट करना इजी है, क्योंकि u तीनों इक्वेशन में इनका कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए पहले मैंने किया 8 - 9, इससे v और w में इक्वेशन आ गई। फिर मैंने किया 10 - 9, इससे v और w में इक्वेशन आ गई। अब ये जो 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशंस कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, 2 अननोन्स। तो इनको तो हम सॉल्व करना जानते हैं बाय द नॉर्मल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या विलोपन विधि। यानी कहने का मतलब आप इन दोनों इक्वेशन में से w को कैंसिल आउट कर दो, जैसे हम करते हैं, वो मैंने यहाँ करके नहीं बताया, या v को कैंसिल आउट कर दो। तो इससे आपको v और w की वैल्यू मिल जाएगी। वो देखिए v और w की वैल्यू ये रही। अब आप बैक चलोगे, मतलब ये v और w की वैल्यू आप 8th, 9th, 10th में से किसी में भी पुट कर दोगे। तो मैंने 8th में पुट कर दी। देखिए मैंने क्या लिखा है, पुटिंग फॉर v एंड w इन 8th, इससे मुझे u मिल गया। अब फिर बैक चलेंगे, अब u, v, w इन तीनों की वैल्यू में पुट कर दूंगा इन एनी ऑफ वन इक्वेशन 4, 5, 6, इससे मुझे d मिल गया। देखिए अब ये d। तो फाइनली मुझे u, v, w, d मिल चुके हैं। इनको मैंने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 में, जो मेरी नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती है, उससे ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर, विच इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आपको क्या समझने में हेल्प करता है कि हाउ टू यूज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, या लांबिकता के प्रतिबंध को यूज करने वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं।
वो आपने समझा है। अब नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, हो सकता है वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो, हम एक लांबिकता के ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और हम ये रेडिकल सेंटर और इसको लेकर जो हमने कोएक्सियल सिस्टम कहना चाहिए, इसको लेकर हम एक डेफिनेशन समझेंगे। पहले देखिए ये वाली, इसको आप थोड़ा पढ़ के रखिएगा, और इसके ऊपर हम एक नया कंसेप्ट समझेंगे, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ ए कोएक्सियल सिस्टम। ठीक है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।